हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम हमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करवा दो, तो आज उन्हीं के लिए मैंने ये स्टार्ट करा है। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, तो वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले जो हमारे पास डिस्कशन होगा वो ब्रीफली डिस्कशन होगा इसके बारे में। देखो, ये हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लो, इंपॉर्टेंट क्लास कह लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास किसकी है, ये बायोमोलिक्यूल्स की, बायोमोलिक्यूल्स की। यानी आप ये बोल सकते हो कि आप जो बायोमोलिक्यूल्स में आप क्या स्टडी करते हो, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपके क्या कुछ इंक्लूड होता है, लाइक शुगर, स्टार्च, ग्लाइकोजन, गम्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर हो गया, स्टार्च, ग्लाइकोजन, गम्स एक्सेट्रा में हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। अभी देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हम ये प्लांट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सुना होगा, आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज़रूर सुना होगा। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, देखो, CO2 प्लस Y मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। हम CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी और O2 बाहर, Y मॉलिक्यूल ऑफ O2 बाहर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो जैसे हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा है उसमें भी हम कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन आएगी, यानी क्लासिकल जो डेफिनेशन होती है इसकी, वो क्या होगी, क्लासिकल डेफिनेशन समझते हैं पहले इसकी। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स में आपको दिख रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों से मिलकर बना है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को मिला के हमारे पास क्या बना है, एक कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अभी देखो, जो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रही हूँ, जो हमारे पास जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे क्या होंगे, सेम रेशो में वो क्या होते हैं, हमारे प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गई। ये थी क्लासिकल डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन बेसिकली कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि कार्बोहाइड्रेट किससे, जो वर्ड है हमारे पास, इसका मीनिंग क्या है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और हमारे पास ऑक्सीजन इंक्लूड होता है, और जो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है वो सेम रेशो में रहता है, ठीक है। अब इसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देती हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा। एक बार मैं ना कैमरे में चेक कर लेती हूँ, एक लाइन मुझे आपको लिखवानी है, तो कैमरे में चेक करती हूँ दिख रहा है या नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो मॉडर्न दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ आपको। तो मॉडर्न डेफिनेशन इसकी क्या आएगी, मॉडर्न डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट are defined as polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy ketone or substances give these on hydrolysis and contain one chiral carbon, ठीक
ठीक है, ये थी इसकी मॉडर्न डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्लासिकल डेफिनेशन में ये आपको समझाया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम इससे मीनिंग देखें तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और इनकी जो रेशो होती है हमारे पास वो सेम आएगी। लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन में क्या है, जो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमें हाइड्रोलिसिस से क्या देते हैं, एक कायरल कार्बन एटम। ठीक है, अब कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे हम आगे समझते हैं, यानी जो हम करेंगे अभी जो टॉपिक हमारा मेन स्टार्ट होने वाला वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये थोड़ा बहुत उतारना है अपनी नोटबुक पे तो इसकी जो डिस्कशन है वो आप उसकी उतार सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो आप नोट डाउन कीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे पास जो पहला टॉपिक रहेगा, ठीक है, इस चैप्टर का। देखो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स बायो के हैं या फिर जो स्टूडेंट केमिस्ट्री के हैं तो दोनों में इंक्लूड होता है ये टॉपिक। ठीक है, तो ये सबके लिए ही बेनिफिट है कार्बोहाइड्रेट्स। तो समझिए इसको, जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आएगा वो आएगा हमारे पास मोनोसैकेराइड्स। स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, इसके मोनोसैकेराइड्स हमारे पास क्या होते हैं तो देखो, एक होता है हमारे पास मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, अभी देखो हमारे पास जो मोनोसैकेराइड्स क्या होंगे तो लिखिए इसको। देखो मोनोसैकेराइड्स एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस होके हमें सिंपल मॉलिक्यूल्स नहीं देते। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, जो ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे आपके, ये ऐसे वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमें हाइड्रोलिसिस के बाद स्मॉलर मॉलिक्यूल्स नहीं देते। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो हमें हाइड्रोलिसिस के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन नहीं होता, उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स में आपको सिर्फ एक ही कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। लेकिन अगर हम ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो ये ऐसा वाला कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद हमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स देते हैं। और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 2 to 10। ठीक है, 2 to 10 हमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स देंगे। समझ रहे हो आप? देखो मोनोसैकेराइड्स क्या हो गया, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में नहीं टूटता है, यानी उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, तो उनको हम मोनोसैकेराइड्स के क्लासिफिकेशन में कंसीडर करेंगे। अगर हम बात करें ओलिगोसैकेराइड्स के तो वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जिनकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, यानी 2 और 10 मॉलिक्यूल्स में हमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। अभी देखो इसको हम जैसे 2 और 10 है, सपोज 2 मॉलिक्यूल में टूट गया तो उसको हम क्या नाम देंगे, डाइसैकेराइड्स। ठीक है, अगर ये 3 में टूट गया तो क्या देंगे, ट्राइसैकेराइड, लिख लेना इसको। ठीक है, अगर 4 में टूट गया तो टेट्रासैकेराइड, ऐसे पेंटा, फिर हेक्सासैकेराइड। तो इस तरीके से इसको नाम दिया गया है। समझ में आ रही है ये बात? तो ये बात हुई हमारे पास मोनोसैकेराइड, फिर ओलिगोसैकेराइड, फिर हमारे पास होता है, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन जैसे मैंने बता दी तो डाइसैकेराइड्स में क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोलाइसिस होंगे। जैसे डाइसैकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, अगर उसको हाइड्रोलिसिस कर दो तो हमें क्या, तो अगर उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो हमें क्या मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मोनोसैकेराइड्स के। ठीक है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे किसके, हमें मोनोसैकेराइड्स के। ट्राइसैकेराइड्स क्या होंगे, हमें अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें क्या मिलेंगे, 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे मोनोसैकेराइड्स के। ऐसे अगर टेट्रासैकेराइड्स की बात करें, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दे तो हमें 4 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मोनोसैकेराइड्स के। समझ में आ रही? तो इस तरीके से आगे हम बात करें, थर्ड हमारा होगा, ये इसी का ही पार्ट रहेगा। ठीक है, ओलिगो का पार्ट है, डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा, इस तरीके से। फिर आता है हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स।
पॉलीसैकेराइड, देखो पॉलीसैकेराइड में क्या होगा, ये ऐसे वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस अगर हम कर दे तो ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स में, यानी बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पे मिलेंगे मोनोसैकेराइड्स के, ठीक है, जिनकी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 2 to 10, जैसे इसमें हम काउंट कर सकते थे कि 2 to 10 मिलेंगे तो जिसको हमने नाम दे दिया, लेकिन पॉली में क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे, ठीक है, तो ये किसकी कैटेगरी में जाएगा, आपका पॉलीसैकेराइड्स की कैटेगरी में। समझ में आ गई, ये इसकी डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग लिख लेना इसको, क्लियर। तो ये पॉलीसैकेराइड है। उसके बाद आगे हमारे पास आता है शुगर एंड नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। आपने सुना होगा इसके बारे में, शुगर एंड नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये मैं लिखवा देती हूँ। देखो जो आपके होते हैं मोनोसैकेराइड्स हो गए, प्लस आपके ये कौन सा था, ओलिगोसैकेराइड्स। ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, प्लस सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, सॉल्यूबल इन वाटर, प्लस ये इसका क्या है, कोई ना कोई टेस्ट होगा, इसका कोई ना कोई टेस्ट होगा, तो ये किस में जाएंगे, शुगर की कैटेगरी में। तो ये किस में जाएंगे, शुगर की कैटेगरी में। समझ में आ रहा है, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, देखो हमारे पास जो मोनोसैकेराइड्स और जो ओलिगोसैकेराइड्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और उसके बाद ये क्या है, इसका कोई ना कोई टेस्ट होगा, तो ये किसकी कैटेगरी में जाएगा, शुगर में, ठीक है। नॉन शुगर की बात करें, नॉन शुगर की बात करें तो नॉन शुगर में कौन जाएगा, ये पॉलीसैकेराइड्स, जो कि हमारे पास क्या होंगे, नॉन क्रिस्टलाइन होंगे और वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। थर्ड, टेस्टलेस, कोई भी इसका टेस्ट नहीं होगा, तो ये किस में जाएगा, नॉन शुगर में, ठीक है। समझ में आ गया, तो किस में जाएगा आपका, नॉन शुगर में। समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, नॉन रिड्यूसिंग हमारे पास क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं इसकी। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ यहाँ पे, पहले इसको उतार लीजिए आप अच्छे से अपनी नोटबुक के ऊपर, आगे हम चलते हैं, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो लिखिए, आपको लाइन लिखवा देती हूँ इसमें, all those carbohydrate which in aldehydic and ketonic group in the form of hemiacetal and hemiketal form, and which reduce Tollens reagent और Fehling solution is called reducing sugar। देखो रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास क्या होती है, मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया है, आपको ध्यान से समझिए इसको। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स, वो सारे कार्बोहाइड्रेट जो आपके एल्डिहाइड और कीटोनिक जो ग्रुप होते हैं, किसके फॉर्म में, हेमीएसिटल और हेमीकीटल की फॉर्म में, ठीक है। और जो रिड्यूस करेंगे टॉलरेंस रिएजेंट को या फिर फेलिंग सोल्यूशन को, उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर, जो कि क्या करेगा, रिड्यूस करेगा टॉलरेंस रिएजेंट को या फिर फेलिंग सोल्यूशन को, उसको क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन दोज which does not reduce
टॉलरेंस रिएजेंट and Fehling solution is called non-reducing sugar. Is called non-reducing sugar. ठीक है, समझ में आया रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का मतलब? ये आपकी जो डेफिनेशन है ना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको है ना अच्छे से दिमाग में रख लो। चाहे आपको इसका डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन लिख लेना, लेकिन इसका ना एमसीक्यू भी इसमें बनता है, ठीक है, इसके डेफिनेशन में इसका एमसीक्यू की फॉर्म बन जाती है। क्लियर है? तो इसको अच्छे से आपको देखना है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग में फ़र्क क्या होता है। थोड़ा सा एग्जामिनर घुमाते ही क्वेश्चन मिनट में ही चेंज हो जाता है, तो आपको हमेशा डेफिनेशन को अच्छे से ध्यान रखना होता है। क्लियर है? आगे हम डी ग्लूकोज हमारा स्टार्ट करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार्ट करने से पहले हमारा एक टॉपिक रह गया, वो है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो लिखिए इसको क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। देखो जो आपके पास मोनोसैकेराइड्स होते हैं इसकी क्लासिफिकेशन दो तरीके की होती है, एक एल्डोजिस, एक कीटोसिस। एल्डोजिस एंड कीटोसिस। अब एल्डोजिस क्या है? देखो एल्डोजिस क्या होंगे आपके पास, वो मोनोसैकेराइड, ठीक है, वो मोनोसैकेराइड जिसमें आपके पास एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा लाइक CHO प्रेजेंट होगा चेन में, तो उसको एल्डोजिस बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा आपके पास मोनोसैकेराइड जिसमें एक कीटोनिक ग्रुप होगा। क्या होगा? कीटोनिक ग्रुप होगा, यानी C डबल बॉन्ड हो। ये आप देखो, ठीक है, इसमें मैंने बोल दिया कि एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो एल्डोजिस बोल देंगे, या फिर कीटोनिक ग्रुप होगा तो कीटोसिस बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये जो चेन होती है उसके एंड पे ही हमेशा लगा होगा। ठीक है, ये क्या लगा होगा? एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, ये कहाँ, ये कहीं भी लिख सकता है, बीच में भी लग सकता है आपका। ठीक है, तो ये बीच में भी आपका आ सकता है, ये वाला इन बिटवीन भी आ सकेगा। तो ये होगी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, एल्डोसिस एंड कीटोसिस। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास डी ग्लूकोज। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं डी ग्लूकोज। ठीक है, तो सबसे पहले इसके मैन्युफैक्चर देखेंगे, उसके बाद हम इसकी सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगी। तो सबसे पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं कि आपका जो डी ग्लूकोज है वो बनता कैसे है। ठीक है, तो ये किससे बनेगा? आपका सुक्रोज से। हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? सुक्रोज 612H22O11। ठीक है, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाए इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो यहाँ पे C6H12O6, ये क्या बनेगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये सिंपल था। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, जो कि है आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो सबसे पहले जो आपका ग्लूकोज होता है, यानी जो डी ग्लूकोज होगा, पहले उसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए होती क्या है। आपका होगा एक CH2OH, CHOH, 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 CHO। ठीक है, ये वाला ग्रुप होगा। मैंने बोला था ना कि आपके पास मोनोसैकेराइड दो टाइप का होता है, एक एल्डोजिस, एक कीटोसिस। अगर अपन बात करें एल्डोजिस की, तो जो एल्डोजिस पे हमारे पास एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, वो कार्बन चेन के हमेशा लास्ट में लगा होगा। तो किसके कैटेगरी में जाएगा? एल्डोजिस, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप कहाँ पे लगा है? लास्ट वाली चेन पे। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? ये डी ग्लूकोज। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास ये डी ग्लूकोज है। अगर इसकी बात करें
जैसे कि अगर हम रिएक्शन करवाएं, देखो रिएक्शन आपकी दो तरीके से हो सकती है। पहले हम रिएक्शन एल्डिहाइडिक ग्रुप से करवाएंगे, ठीक है। दूसरी बार हम रिएक्शन कीटोनिक ग्रुप से करवाएंगे। तो मैंने बोला ना यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप आ सकता है, फिर कीटोनिक ग्रुप आ सकता है। तो पहले हम रिएक्शन करवाएंगे विद एल्डिहाइडिक ग्रुप्स, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे रिएक्शन विद एल्डिहाइडिक, ठीक है। तो इसमें जो पहली रिएक्शन आएगी वो आएगी रिएक्शन विद, ये मैं रब कर दूं ऊपर वाला, ठीक है, क्योंकि मुझे डाउट है कि आपको नीचे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप लिखिए रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक, तो इसमें सबसे पहले जो रिएक्शन आएगी वो आएगी रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन लिखिए इसकी, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये रिएक्शन। लाइक मैंने क्या लिया, CH2H, ग्लूकोज तो आपको यहाँ पे लेना ही पड़ेगा क्योंकि ग्लूकोज की रिएक्शन कर रही हैं तो ग्लूकोज आएगा ही। तो यहाँ पे HCl ले लिया, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन आपके पास क्या होगी, CH2OH, CHOH4, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, कार्बन के साथ OH एंड Cl। ये क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। समझ में आ गया। अब सेकंड रिएक्शन करिए, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। यहाँ पे सेम चीज, ग्लूकोज लेंगे, NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन लेंगे, और यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्साइम हमारे पास, इसकी फॉर्मेशन CH2OH, CHOH, CH डबल बॉन्ड NOH प्लस वाटर, यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्साइम की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। हमारे पास क्या बनेगा, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन करा तो ग्लूकोज ऑक्साइम बना, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड करा किसका, डी ग्लूकोज का, तो हमारे पास ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। अब हम रिएक्शन करेंगे फिनाइल हाइड्राजिन से, ठीक है। फिनाइल हाइड्राजिन से जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अगर फिनाइल हाइड्राजिन एक्सेस में ले ले तो उससे रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आगे हम वही देखते हैं। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम रिएक्शन करेंगे रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजिन, तो इसको लिखिए रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजिन। रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजिन, देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपने ओसाजोन की फॉर्मेशन पढ़ी होगी, ठीक है, सुना होगा। ओसाजोन फॉर्मेशन हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के बेस्ड आएगा आपके पास। सबसे पहले इसको समझिए, आपको वैसे ही डी ग्लूकोज लेना है तो क्या करेंगे, CH2OH, CHOH, CHO, यहाँ पे लेंगे आप फिनाइल हाइड्राजिन, NHC6H5, यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, CH2OH, ठीक है, 4 CH डबल बॉन्ड NH C6H5, ठीक है। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, क्लियर, यहाँ पे बना। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन में अगर हम देखें, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में मैंने क्या बोला, अगर इसकी क्वांटिटी देखो फिनाइल हाइड्रोजन की मैंने क्या रखी है, एक, मैंने सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया है फिनाइल हाइड्रोजन का और डी ग्लूकोज के साथ इसकी रिएक्शन करवाई और मेरे पास ये बन गया। लेकिन अगर मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूँ,
ठीक है। अगर फिनाइल हाइड्रोजन की क्वांटिटी अगर मैं इसकी इंक्रीज कर दूं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बनेंगे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन आपकी कैसे होगी? ओसाजोन फॉर्मेशन आपकी फिनाइल हाइड्रोजन की क्वांटिटी अगर आप इंक्रीज कर देते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ओसाजोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे एल्डिहाइड CHOH4, यहाँ पे मैंने 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए इसके, C6H5 NH2, यहाँ पे आपके पास क्या बन गया C6H5 कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन C6H5, यहाँ पे CHOH थ्राइस CH2OH, ये क्या बन गया ग्लूकोसाजोन या फिर ओसाजोन, ग्लूकोसाजोन बोल दो या फिर ओसाजोन। साथ में आपके पास यहाँ पे क्या निकलेगा C6H5NH2 साथ में एमोनिया, ठीक है। आपके पास ये निकल जाता है। मैंने क्या करवाया, सिर्फ फिनाइल हाइड्रोजन की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी है, यानी 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं फिनाइल हाइड्रोजन, और जब डी ग्लूकोज के साथ इसके रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ग्लूकोसाजोन की फॉर्मेशन होगी ये, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओसाजोन। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम इसकी ये ना करेंगे मैकेनिज्म कि आपका ओसाजोन फॉर्मेशन बना कैसे, फिर हम इसकी क्या करेंगे लिमिटेशन, कि लिमिटेशन क्या रही इसमें वो करेंगे, फिर इसका मॉडर्न अप्रोच क्या आया फिर वो करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है आज का जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है, ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं यहाँ से लेके ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखना है इस वीडियो को, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज ये इसका हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। क्लियर? आपको ओसाजोन बनाना सिखाया है, लेकिन इसका मैकेनिज्म हम करते हैं, लेकिन इसका मैकेनिज्म का नाम रहेगा फिशर मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म का नाम है फिशर मैकेनिज्म। तो देखो आपके पास यहाँ पे वही सेम चीज़, आपको डी ग्लूकोज लेना पड़ेगा, CH2OH CHOH थ्राइस CH2OH। आपको यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजन लेना है C6H5 NH2, तो यहाँ से आप निकालोगे वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH C6H5 CHOH थ्राइस CH2OH, ठीक है। इसकी मैंने रिएक्शन करवाई, फर्दर मैं रिएक्शन करूंगी इसकी, ठीक है। फर्दर इसके रिएक्शन करते हैं फिनाइल हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने कितने मॉलिक्यूल लिए थे 3 मॉलिक्यूल्स, तो एक यूज़ हो गया, सेकेंड हम यूज़ कर रहे हैं इसको C6H5 NH2, यहाँ से आपका C6H5 NH2 और साथ में NH3, ये तो निकल जाएगा बाहर, यहाँ से CH डबल बॉन्ड NH C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा, ठीक है। हमने क्या करा, इसके साथ रिएक्शन करा तो ये मॉलिक्यूल सारा मेरा बाहर निकल गया, ये ग्रुप C डबल बॉन्ड O में चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक मॉलिक्यूल मुझे और लेना पड़ेगा C6H5 NH2, जब मैंने ये लिया तो मेरा क्या बन गया CH डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड N C6H5, ठीक है, साथ में CHOH थ्राइस और CH2OH, ये बन गया मेरा ओसाजोन की फॉर्मेशन हो गई। अगर आपको इसका कोई मैकेनिज्म बोले करने को तो आप फिशर मैकेनिज्म करके आओगे, लेकिन इसकी जो लिमिटेशन है, ठीक है, वो क्या है, तो लिमिटेशन सुन लीजिए पहले। तो लिमिटेशन हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले क्या है, जो हम यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं,
फिनाइल हाइड्रोजन वो आपका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर होने के बावजूद भी यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्यों ये नहीं बताया गया। ठीक है, पहली इसकी लिमिटेशन ये थी। दूसरी लिमिटेशन, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे हमारे पास जब हम फिनाइल हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं और ओसोजन की फॉर्मेशन करते हैं तो पहले 2 कार्बन का ही यूज़ क्यों होता है, बाकी 2 कार्बन्स का यूज़ क्यों नहीं होता। ठीक है, 2 कार्बन्स नहीं, बाकी वाले कार्बन्स का यूज़ नहीं किया हमने, सिर्फ ऊपर वाले का यूज़ कर लिया, ऐसा क्यों। तो इसका भी कोई आंसर नहीं था। तो उसके बाद हमारे पास नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी मॉडर्न थ्योरी दी, मॉडर्न अप्रोच दिया। ठीक है, अपने नए मैकेनिज्म दिए। तो उस मैकेनिज्म को मैं अभी आपको करवाती हूँ। ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि 2 ही हमने यूज़ क्यों किया है। वो करने के बाद आगे हम टॉपिक हमारा नया स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, डी ग्लूकोज ही रहेगा, इसका रिडक्शन नेचर, ऑक्सीडेशन नेचर, ये सारा पढ़ेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका एक्चुअल जो मैकेनिज्म होगा, फिशर के बाद लिमिटेशन, फिर इसका मैकेनिज्म आया जो कि हमें पता चला कि 2 कार्बन ही हमने क्यों यूज़ किया है, वो स्टडी करेंगे। उसके बाद आगे हम चलेंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब इसका मॉडर्न मैकेनिज्म हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज़ डी ग्लूकोज लिया, यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजन लिया, और फिनाइल हाइड्रोजन को जो ये नाइट्रोजन है इसको मैंने लेबल्ड किया है। अभी लेबल्ड क्यों किया है मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सेम चीज़ हो गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये सारा ग्रुप लग जाएगा, वाटर निकल जाएगा। क्लियर। अब ये देखो, ये जो बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। यहाँ से हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट से यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट H बॉन्डेड इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। ठीक है, और ये साथ में, सॉरी मैं लगाना भूल गई, ये साथ में लगा होगा COH थ्राइस CH2OH। ठीक है, ये एज इट इज यहाँ पे लगे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक H बॉन्डेड इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जब ये प्रोसेस होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा C6H5NH2, तो ये निकल गया। यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, डबल बॉन्ड NH। अब हमें ये कंफ्यूजन नहीं रहा कि जो नाइट्रोजन है ये वाला था या ये वाला था, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इस नाइट्रोजन को लेबल्ड कर दिया ताकि मुझे पहचान में आ जाए कि कौन सा नाइट्रोजन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो मुझे पता चल गया ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। उसके बाद मैंने फिर फिनाइल हाइड्रोजन लिया, वाटर निकाला तो दूसरे पे आ गया। ठीक है, फिर फिनाइल हाइड्रोजन लिया, उसमें मेरा क्या निकल गया, NH3। ये कौन सा निकला, लेबल्ड वाला NH3। ये लेबल्ड वाला NH3 निकल गया और हमारे पास ये ओसोजोन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, ये है इसका मॉडर्न मैकेनिज्म। अगर आपको एग्जाम में ओसोजोन फॉर्मेशन आती है तो आप पहले ओसोजोन बना के दिखाओगे, उसके बाद फिशर करोगे, उसके बाद उसकी लिमिटेशन बताओगे, उसके बाद ये मॉडर्न अप्रोच आपको बताना है। ठीक है, ये सारे काम करके आओगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ओसोजोन में। ओसोजोन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये हमारे पास हो चुका है। और अदर रिएक्शन जो है हमारे पास लाइक रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, ये सारी हम कर लेते हैं यहाँ पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब हम करते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ डी ग्लूकोज। ठीक है, तो जो हम एल्डिहाइड ग्रुप कर रहे थे ना उसका है ये। तो रिडक्शन में क्या लिया हमने, ग्लूकोज लिया। जैसे कि अब हमने क्या करी, उसकी रिडक्शन यानी निकल के प्रेजेंस में उसकी रिडक्शन करी तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकीटोल। ठीक है, ग्लूकीटोल मिल गया। लेकिन अगर हम इस ग्लूकोज की रिडक्शन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ HI और रेड फॉस्फोरस 373 केल्विन के प्रेजेंस में, तो हमारे पास मिक्सचर मिलेगा किसका, एन-हेक्सेन का और 2-आइडोहेक्सेन का। ठीक है, तो ये मिलता है। समझ में आया, ये था इसका रिडक्शन पार्ट। अब हम चलते हैं ऑक्सीडेशन पार्ट की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऑक्सीडेशन में मैंने क्या लिया, ये डी ग्लूकोज। अब इसके सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। ठीक है, सिर्फ एक ग्लूकोनिक यानी जो एक एसिड मिलेगा COH। लेकिन यहाँ पे हम अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेते हैं, लाइक नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं HNO3, तो हमें यहाँ पे 2 एसिड मिल जाते हैं। यानी इसको भी ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा एसिड में, COH। तो हमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं जिसको हम बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकैरिक एसिड है ये। ग्लूकोनिक एसिड तो ये है, ग्लूकैरिक एसिड है ये। ठीक है, तो ये था हमारे पास रिडक्शन, ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी ग्लूकोज था, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। डी ग्लूकोज में हमारे पास 2 पार्ट्स थे, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप वाला था, वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। एक हमारे पास है कीटोनिक ग्रुप वाला। ठीक है, C डबल बॉन्ड ग्रुप वाला, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। क्लियर, अभी डी ग्लूकोज हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा बच गया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो
वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना, ये कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।